बागबान की रसोई में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में कई तरह के फल, सब्जियां और फसलें उगाई जाती हैं, जिनका स्वाद और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व उनकी जलवायु की दशाओं के अनुरूप अलग अलग होते हैं। प्रधानमंत्री की किसानों के विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारे बहुत से किसान भाई बहन फलों की बागवानी कर रहे हैं और उन फलों को आप और हम तक पहुंचा रहे हैं। बागबान की रसोई कार्यक्रम आपको इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराता है कि किस तरह से ये फल, फूल, सब्जियां और अन्य फसलें खेतों से होती हुई बाजारों तक और बाजारों से आपकी और हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, अपने इस सफर में हम स्थानीय व्यंजनों के स्वाद से भी रूबरू होते हैं। बहुत से लोग रोजाना फलों का सेवन करते होंगे। फल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोजाना फलों का सेवन करना आपके शरीर को बहुत अच्छा भी बनाता है। बागबान की रसोई में आज जिस फल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल होता है। उसमें छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्यूनिका ग्रेटेनम की, यानी कि अनार की। अनार के बाग हमारे भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो चलिए बागबान की रसोई के आज के सफर को शुरू करते हैं और आज जानकारी लेते हैं अनार की बागवानी के बारे में। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपसे अनार की बागवानी के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। ये बताइए कि ये जो अनार का बाग है ये लगभग कितने एकड़ में फैला है? 70 एकड़ में मेरा अनार का गार्डन फैला हुआ है। और आप कब से ये बागवानी कर रहे हैं? मैं 88 से अनार का बागवानी का काम कर रहा हूँ। तो जब अनार की फसल लगाते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? उसकी शुरुआत ऐसी करते हैं, धूप काले में उसका जमीनी का जो अंतर मशागत वो करने का है। तुम्हारा ट्रैक्टर से करते हैं या बैल नांगर से करते हैं। फिर उसको 15 बाई 10 का अंतर नैप कर लेने का है और वो नैपिंग से 2 बाई 2 का गड्ढा लेने का है। उसमें आपका गोबर का खाद डालने का है। बाद में जून और जुलाई में पहला 2-3 बारिश झपाझप होने के बाद बुआई करके अपने को लगाने का है। इसमें ये जो वैरायटी है सिंदरिया वैरायटी, इसमें बहुत से 15 तो 20 प्रकार का वैरायटी है। तो इसमें अच्छा खासा फसल जो सब एक्टिविटीज किसमें है वो चुन के खुद किसान ने लेके आने का है। बाद में जो कीड़ी आता है उनको बचाव होने के तरीके उसको नीचे से लिक्विड सिलेर प्रो जैसा दवाई है वो उसमें डालने का है और 2-2.5 महीने उसको संरक्षण मिल जाता है। संजय जी एक बात बताइए कि जब अनार का बाग लगाते हैं तो ये बीज से शुरू करते हैं या पौधा रोपते हैं इसका? 88 से तो बीज से शुरू करते थे, तो बाद में जैसा जैसा टेक्निक डेवलप हो चुका है तो हमारा विद्यापीठ के जो साइंटिस्ट है बहुत गुटी कलम का जो उन्होंने संशोधन किया, तो गुटी कलम का जो अनार जो बनता है उसका साइज वार अच्छा आता है। 2 साल के बाद अनार का पूरा पेड़ बन गया। तो शुरू में आप उसका जब प्रूनिंग करके उसका बाहर लेने का प्रोग्राम हम तय करते। 2 साल के बाद फल आए, फिर उसके बाद फल आए, तो इसमें उत्पादन कितना बढ़ता है? अनार का 3 बहार होता है। एक शुरू में मुर्ग बहार कहता है जो अपना बरसाती में आता है, और जो सितंबर और अक्टूबर में आता है उसको हस्त बहार कहलाता है। और फिर बाद में जो अम्बा का सीजन में आते हैं तो उसको अम्बिया बहार कहते हैं। हमारा जो फसल का हम नियोजन करते हैं तीनों सीजन के में हम माल कैसे रखे जाए तीनों बहार में, तो हम उसका इंतजाम करते हैं। 2 साल का जो पौधा बनता है तो शुरू में उसका 12 तो 15 किलो तक एवरेज जाता है पर प्लांट का। फिर बाद में दूसरा साल में जो अपना दूसरा सीजन आता है तो उसमें 2-5 किलो का और बढ़ोतरी होता है, तो 20-22 किलो तक वो उसका यील्ड जाता है। फिर आगे जैसा जैसा तुम्हारा एज बढ़ता जाएगा पौधे का,
तो तुम्हारा 10-10, 5-5 किलो माल आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा हम उसका अनुमत हो आखिर तक हमको 35 या 40 तक पेड़ का वजन आता तक हम उसको वहाँ तक हम लेके जाते हैं। अनार की बागवानी शुरू करने के बाद जो इसका उत्पादन होगा उसमें कितनी लागत आएगी, और उत्पादन होने के बाद जब वो बाजार में बेचा जाएगा तो उससे कितना मुनाफा होगा, कुछ इस बारे में बताइए। जो पहले साल का जो फसल आती है अपने हाथ में, उसका एक पौधे 4 तो 5 टन 1 एकड़ में उसका पैसा मिलता है। बाजार का हिसाब से जो तेजी मंदी का जो दौर रहता है उसका कम से कम 50 रुपए से तो 150 रुपए तक उसका कॉस्टिंग आता है जी। पर लेकिन अपना अनार का कैसा फल बना है, क्वालिटी कैसा है, उस पे तुम्हारा मंडी डिपेंड करता है। तो उसमें कम से कम एवरेज हम निकाल दे तो 4 तो 5 लाख रुपए 1 एकड़ में पैसा बन जाता है जी। तो ये 4 से 5 लाख रुपए उनका मुनाफा होता है सारा खर्चा निकालने के बाद? नहीं, तो 4 तो 5 लाख रुपए जो है तो वो पूरा खर्चा आता है। उसमें तुम्हारा जो लागत वो निकाला तो तुम्हारा 3-3.5 लाख रुपए बच जाते हैं। संजय जी, आपने अपना इतना वक्त दिया और अनार के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनार की बागवानी करने वाले प्रगतिशील किसान संजय लिम्बाजी भामरे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने जो भी जानकारी दी है उनसे आप जरूर प्रेरित होंगे और अनार की बागवानी की ओर अग्रसर होंगे। अनार की फसल किसानों को कम समय में अधिक लाभ कमाने का अवसर देती है। इसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है। अन्य फल वृक्षों की तरह अनार में भी सघन बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। हर मौसम में खाए जाने वाले फल अनार में फाइबर, विटामिन के, सी और बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अनार का पेड़ लगभग 25 साल तक फल देता है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में अनार की खेती खूब होती है। गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा अनार के उन्नत किस्में हैं। बागबान की रसोई में आज हम अनार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। आइए अनार के बारे में और ज्यादा विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर दिनेश नांद्रे जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। अनार की बागवानी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? मिट्टी ही सबसे जरूरी ये पार्ट है जब हम अनार लेते हैं। उसमें सबसे जो लाइट सॉइल, जो हल्की जमीन जो होती है वो अनार के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा रुकता नहीं, निकल जाता है। जब हम अनार की कलम लगाते हैं तो उसमें कितने दिनों के बाद फूल और फल आते हैं? अनार का जो हम पौधा लगाते हैं जिसको हम एयर लेयरिंग और गुटी कलम कहते हैं, उसके 10 महीने बाद उसको फ्लावरिंग आ जाता है। 12 महीने में भी और 15 महीने के बाद भी उसको फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन वो जो पौधा है, पौधे को खुद को रेजिस्टेंस करने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि उसके ऊपर जो फूल आता है वो निकाल दो। हालांकि वो पूरा जो पेड़ है
वो पौधा है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है और वो पेड़ के 4 ही दिशाओं में अच्छी तरह से उसकी ब्रांचें शाखाएं होती है, उस पर अच्छी तरह से फल लगना शुरू हो जाता है। हम उसको सिफारिश करते हैं कि 24 महीने बाद उस पर फ्रूटिंग और फल लेना चाहिए। और इसकी बागवानी के लिए किस तरह की खाद हमें डालनी चाहिए? जैविक खाद है और रासायनिक खाद है, वो दोनों को मिला के हम उसको सप्लाई करते हैं। जैसे पहले लगाने के बाद ही हम उसके ग्रोथ के हिसाब से उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे कि शुरुआत के दिनों में उसको कम खाद लगता है, जब वो फ्लावरिंग के और फ्रूटिंग के वक्त आता है उसको खाद ज़्यादा लगता है। हालांकि एक पेड़ को जैसे हम ऊपर से खाद देते हैं तो 650 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटैश वो देना चाहिए। लेकिन ये टोटल डिपेंड है नॉर्मल सॉइल के लिए, नॉर्मल मिट्टी के लिए। हम मिट्टी की जांच करके उसका जो प्रमाण है वो कम ज़्यादा उसके मिट्टी के आवश्यक के अनुसार हम दे सकते हैं जी। और अगर हम सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई कब कब की जाती है? बहुत सारे किसान वो ड्रिप से ही सिंचाई करते हैं, क्योंकि ड्रिप में जहाँ पे जरूरत है उतना ही पार्ट वो वहाँ पे पानी मिलता है, और जब जहाँ रूट्स है, एक्टिव रूट्स जैसे कहते हैं, उसको पानी मिलता है। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वो क्या होता है कि वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है, जिसमें अब सूक्ष्म वातावरण कहते हैं। इसलिए वो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पे कीड़ और लोगों का वो आक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ड्रिप से हम उसको पानी दें। अभी आपने कीटों की बात की, तो ये बताइए कि अनार में कौन कौन सी बीमारियां और रोग लगते हैं? सबसे ज्यादा फल अनार की महाराष्ट्र में ही लेते हैं, लेकिन बहुत जगह पे अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो बैक्टीरियल ब्लाइट वो सबसे ज्यादा वो फल पे अनार पे परिणाम कर रहा है। उसके लिए मैनेजमेंट सबसे जरूरत है। हम पौधा कहाँ से लाते हैं, फिर कितने डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। 2 पौधों में और 2 लाइन में अगर अंतर कम हो गया तो फिर वो बैक्टीरियल ब्लाइट का जो आक्रमण है वो बढ़ जाता है। अगर ज्यादा बढ़ गया तो हम उसको रासायनिक तरीके से भी उसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वो बैक्टीरियानाशक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, बोर्डो पेस्ट है, उसको हम इस्तेमाल करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अनार खाने में तो बेहद स्वादिष्ट होता ही है और साथ में इसमें बहुत से पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, तो इनके पोषक तत्वों के बारे में बताइए। कि अनार खुद पूरा पेड़ वो पोषक तत्वों से भरा है, लेकिन फल में उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, और उसमें मिनरल्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। अनार ऐसा फल है कि अनार उससे सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरह से उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू जो बीमारी है वो दूर करने के लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अनार से इसका मूल्य संवर्धन करके कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? अनार का जब तक अच्छी तरह से मार्केट मिल रहा है, टेबल पर्पस के लिए मिल रहा है, ये क्वालिटी का बी ग्रेड का, ए ग्रेड का, वो हमको उसको मार्केट में बेच देंगे। जैसे ही सी ग्रेड का और डी ग्रेड का बचा हुआ है उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में हम अनार से वो आरटीएस है जो रेडी टू सर्व जिसे कहते हैं, तो वो बनाते हैं। उसके बाद अनारदाना जो सबसे ज्यादा अभी वो ड्राई करके उसको पैकेट में पैक करके हम बेचते हैं। ये कमर्शलाइज करके हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में हम उसको ट्रेनिंग जब चलता है हमारे यहाँ, तो हम उसको एसएचजी को ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है उनको ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग के वक्त। और हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में ये प्रोडक्ट हम अनार के बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट में चलो हम देखते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में अनार के प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे आपके साथ। और डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना वक्त दिया और हमें अनार के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र धुले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश नांद्रे जी, जिन्होंने हमें अनार में लगने वाले रोगों के बारे में और साथ ही अनार के मूल्य संवर्धन के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए बागबान की रसोई के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ पर अनार का खाद्य प्रसंस्करण किया जा रहा है। अमृता जी, कैसी हैं आप? अच्छे हूँ मैम जी। तो ये बताइए कि आज बागबान की रसोई में हम अनार का मूल्य संवर्धन करके किसानों को क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम यहाँ अनार से आरटीएस यानी रेडी टू सर्व शरबत बनाएंगे जी। इसके लिए हमने फ्रेश राइप अनार लिया है, उसको हाफ में काटा है
और इसका चेरी क्रशर के इस्तेमाल करके हम इसका जूस निष्कासन करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने ये पील को डिस्कार्ड कर देना है। 500 मिली जूस यहाँ पे लिया हुआ है। जूस के लिए हमने जूसी पोमोग्रेनेट वैरायटीज़ जैसे मृदुला, आरक्ता, भगवा, सुपर भगवा, ये वैरायटीज़ का यूज़ करेंगे। अगर इनके एरिल्स का रंग ब्राइट रेड है तो जूस उतना ही आकर्षक दिखेगा। ये जूस को 500 ml हम नाप लेंगे। अभी 500 ml जूस के लिए हमें लगेगी 750 ग्राम शुगर और एसिडिटी के लिए 15 ग्राम साइट्रिक एसिड। शरबत बनाने के लिए हमें 3.5 लीटर पानी की ज़रूरत है, जो मैंने यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है। तो पहले पानी और शक्कर का घोल बनाएंगे। ये मैंने कोल्ड वाटर ही यूज़ किया है मैडम, ताकि हम तुरंत इस शरबत को सर्व कर सकें। अमृता जी, ये बताइए, जैसे अभी आपने अनार का ये जूस निकाला, तो जिनके घर पर ऐसी मशीन नहीं है वो कैसे जूस निकाल सकते हैं? उनके लिए भी एक तरीका है। जैसे अनार के दाने अलग करके फिर इस तरह का मसलिन क्लॉथ मिलता है जी, मलमल का कपड़ा हम उसे बोलते हैं, उसमें ये दाने लेके फिर उसका पोटली बांध के उसको हाथ से ऐसे निष्कासित कर सकते हैं। तो वो भी मेथड एक है। अब पानी में हम शक्कर को मिलाएंगे इस तरह से। अब ये शुगर पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो चुका है। हमारा शुगर का सिरप हमारा रेडी है। इसमें 500 ml पोमोग्रेनेट फ्रेश जूस हमने डिज़ोल्व करना है। जूस डालने के बाद हमें एसिडिटी रेगुलेशन के लिए इसमें साइट्रिक आम्ल डालना है। ये 15 ग्राम्स हमने मेजर करके लिया है जी। FSSAI स्टैंडर्ड्स के अनुसार फ्रूट जूस 10% लेना है। 10 to 15% शुगर होना ज़रूरी है। इसको हम TSS भी बोलते हैं। 0.3% उसकी एसिडिटी होनी चाहिए और 74 to 75% उसमें पानी होना चाहिए जी। इसको RTS इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सेवन करते हैं। सेवन करते वक्त उसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व। जैसे अनार का जो रंग है लाल, उसकी कोई वजह होती होगी? हाँ मैम, इसमें जो वैरायटीज़ है आरक्ता, मृदुला, इनमें रेड कलर के एरिल्स होते हैं। उसकी वजह है एंथोसाइनिन्स, और ये एंथोसाइनिन्स बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी कार्सिनोजेनिक भी है। कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स को वो नष्ट करता है। इसलिए अनार का सेवन या अनार के जूस का सेवन हम इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए और जिनको कैंसर है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, विशेष करके महिलाओं के स्त्री रोग है उसका इलाज करने के लिए हम अनार का सेवन करने के लिए कहते हैं जी। तो अभी ये हमारा जूस जो है ये तैयार है? हाँ मैम, अभी इसको एक बार फिर से फिल्टर करना है, ग्लास में सर्व कर देंगे। हमें ध्यान देना है कि हम जो यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के हो, क्योंकि ये फ्रूट एसिडिक है तो रिएक्शन हो सकता है। उसका pH अल्टर ना हो, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करेंगे। ये जो है ये हम तुरंत सर्व करेंगे और सेवन करेंगे। लेकिन अगर हमको ये प्रिजर्व करना है, इसका सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए हम पैस्चराइजेशन करेंगे। पैस्चराइजेशन का मतलब है 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जूस को हम हीट करेंगे और फिर इसमें ये जो सोडियम बेंजोएट करके क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है, ये 100 ppm मात्रा में हम इसमें डालेंगे। डालते वक्त हमें इसमें थोड़ा जूस निकाल के फिर उसमें घोल बना के उसमें डालना है जी। और ये वाला जूस हम कब तक पी सकते हैं? आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको 6 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं जी। यानी हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक है कि वो इस तरह से मूल्य संवर्धन कर उत्पाद बनाएं, प्रिजर्वेटिव्स डालकर आगे बेचें। हाँ मैडम, बिल्कुल, क्योंकि हमने 500 ml जूस लिया था और उसे हमारा लगभग 5 लीटर RTS बन चुका है, तो इसमें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वैल्यू एडिशन है। तो अब इसे टेस्ट किया जाए? बिल्कुल मैम। अच्छा है।
है, बहुत अच्छा है ये जूस। थैंक यू मैम। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगला गाना विवेक की फरमाइश पे ये। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी से मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अगर आज आप यहाँ होते तो हमेशा की तरह मुझे यही गाना गाकर सुनाते। लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। खोज इनके ऐसे ही एक लव्य की, जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैम अनारदाना, जो कि डिहाइड्रेटेड पोमोग्रेनेट एरिल्स है। इसको सुखाने के लिए हमें ड्रायर की ज़रूरत है। अनारदाना बनाने के लिए हमें अनार की जो खट्टी वैरायटीज़ है, जैसे फूले अनारदाना महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने डेवलप की है, वो वैरायटीज़ के एरिल्स हमको निकालने हैं हाथ से। और एरिल्स में मेजर करके 500 ग्राम्स या 1 kg 2 kg जितना भी हो, उस हिसाब से हमें उसमें एसिडिटी के लिए साइट्रिक एसिड मिलाना है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स पोमोग्रेनेट एरिल लिया है, और उसके लिए 1 kg पोमोग्रेनेट एरिल्स के लिए 50 ग्राम, उस हिसाब से मैंने 25 ग्राम्स 500 ग्राम्स के लिए साइट्रिक एसिड लिया है जी। तो इसको हम अभी तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे मैम। इसके लिए भी स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल लगेगा। पहले तो हम एरिल्स को एक यूटेंसिल में निकाल लेंगे। अभी इसमें ये 500 ग्राम्स पोमोग्रेनेट एरिल्स हैं, तो इसमें एसिडिटी के लिए 25 ग्राम साइट्रिक एसिड हम इसमें मिलाएंगे। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो ये भी इसके अंदर घोलना है हमें? नहीं, उसका पानी छूटता है मैम, और वो 30 मिनट्स के लिए इसको हमें रेस्ट करना है। फिर पानी डिस्कार्ड करके इसको हमें ट्रे ड्रायर के ट्रे में लगाना है ड्राई करने के लिए। थोड़ा सा इसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम फूड कलर का यूज़ करेंगे। ये मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। ये बहुत कम मात्रा में यूज़ करेंगे, नहीं तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। ये आपने तकरीबन 2 बूंद डाला है? 2-3 बूंद डालने हैं सिर्फ। इसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली इस तरीके से। इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करेंगे मैम। इसका जो पानी निकलेगा उसको डिस्कार्ड करके सीड्स को हमने ट्रे ड्रायर के ट्रेस पे लगाना है। जब हम ट्रे पे लगाएंगे तो उसको 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको 15 to 16 आवर्स के लिए ट्रे ड्रायर में रखेंगे सुखाने के लिए जी। ये प्रोसीजर हम सन में भी या धूप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं, इसलिए हमने ट्रे ड्रायर का यूज़ किया है यहाँ। ट्रे ड्रायर में जैसे तापमान का नियंत्रित होता है 55 to 60, उसके अबव उसका टेम्परेचर नहीं जाता, तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रिजर्व होते हैं। और मैं तो कहूँगी कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही वो न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में डिहाइड्रेट प्रोडक्ट में रह जाते हैं जी। तो जब इन्हें सूर्य की रोशनी में हम सुखाते हैं तो इनके पोषक तत्व रहते हैं या निकल जाते हैं? निकल जाते हैं मैम, और डिस्कलरेशन हो जाता है प्रोडक्ट का। इसलिए इसकी वजह है कि हम ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी इसको ट्रे पे हम स्प्रेड करेंगे और ड्रायर में सूखने के लिए रख देंगे। और लगभग कितनी देर तक हमें इसमें गर्म करना है? ये इसको 14 to 15 आवर्स के लिए हमें इसमें ड्राई करने के लिए रख देना है।
अभी मैडम हमारा अनारदाना 14-15 आवर्स के बाद ड्राई होने के बाद ये तैयार हो चुका है। ये ट्रे ड्रायर का प्रोसीजर है। अगर धूप में रखेंगे तो 2 या 3 दिनों के बाद इसका प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। अनारदाना का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं? ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसमें 1.5% से ज़्यादा एसिडिटी है, इसलिए इसको व्यंजनों में खट्टापन लाने के लिए, जैसे सब्जियों में आमचूर की जगह पे, टैमरिंड की जगह पे या कोकम अमसूल की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक प्रकार का माउथ फ्रेशनर भी है और इसको एपेटाइज़र के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खट्टा है जैसा हाँ, कि आपने बताया था। हाँ मैम। और हम अमचूर की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैम। अमृता जी, आपने हमें इतना समय दिया और अनार का मूल्य संवर्धन करके अलग अलग उत्पाद बनाने सिखाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कृषि विज्ञान केंद्र धुले में आज हमने जाना कि अनार का मूल्य संवर्धन करके उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसान इस जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे और इन उत्पादों को बनाकर बेचेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। आज के एपिसोड में हमने जाना कि अनार की बागवानी कैसे की जाती है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।